नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री गुरु गोचर प्रभाव को लेकर। 4 सितंबर 2023 शाम 5:58 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मेष राशि में संचरण करते हुए मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान और ऊंचाई के कारक देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं इस वक्र काल में, इसकी हम चर्चा करेंगे और बृहद चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, 31 दिसंबर 2023 अर्थात देवगुरु पूरे 118 दिनों के पश्चात वक्री से मार्गी होंगे। अब ध्यान रखिए कि ये जो काल है देवगुरु बृहस्पति के गोचर का, इस दौरान देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ही रहेंगे, परंतु अगर गहराई से देखा जाए तो नक्षत्र के अगर दृष्टिकोण से देखें तो अभी भरणी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, देवगुरु बृहस्पति संचरण कर रहे हैं। इस दौरान भरणी से पीछे की ओर बढ़ते हुए अश्विनी में हमें प्रतीत होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, फिर देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में प्रवेश मई 2024 में है, 1 मई 2024 को। उसकी चर्चा आगे होगी। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति इस गोचर काल के दौरान किस राशि को कैसा प्रभाव देंगे, आइए हम इस पर बृहद चर्चा कर लें। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा मेष, वृषभ और मिथुन, इन 3 लग्न और राशि के जातकों की होने वाली है। प्रिय दर्शकों, अब आप कहेंगे कि जैसे ही चर्चा गुरु की आती है, शनि की आती है, मैं साथ ही साथ लग्न जोड़ लेता हूं। देखिए, सीधी सी बात है, इस बात पर बहुत सी चर्चाएं पूर्व में हो चुकी हैं, मैं बहुत कुछ बता चुका हूं। यदि आप नए दर्शक हैं तो आप पुराने कुछ वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने लग्न क्यों कहा। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में होता है, और विशेष करके देवगुरु बृहस्पति जैसा सर्वाधिक शुभ ग्रह, उसका वक्र होना अपने आप में विशेष हो जाता है। क्यों? देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। जहां वो बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये 3 विशेष दृष्टियां अपनी रखते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्र होता है वो पावरफुल हो जाता है। पावरफुल क्यों होता है? प्रिय दर्शकों, पावरफुल होने के पीछे एक सामान्य सा सिद्धांत काम करता है। मैं पहले कहा आया हूं, कई बार बता चुका हूं कि न तो कोई ग्रह पीछे चलता है, कोई ग्रह पीछे चल ही नहीं सकता। जो ग्रह जिस गति में चल रहा है उसी गति में आगे की ओर बढ़ता है, न कि पीछे की ओर। ये एक प्रतीति है। अगर इसका डायग्राम तैयार किया जाए कि वो किस स्थिति में हमें प्रतीत हो रहा है पीछे जाते हुए, तो बड़ी आसानी से समझा और समझाया जा सकता है। अब आजकल लोग भलीभांति इस बात को समझ रहे हैं। ये एक प्रतीति है कि आगे चलते चलते वो ग्रह पीछे की ओर जाने लगा। प्रिय दर्शकों, हम भी एक ग्रह पर हैं, एक ग्रह के निवासी हैं, एक ऐसे यान पर बैठे हैं जो अनवरत अपने परिभ्रमण पथ पर चल रहा है। अब यहां से बैठे बैठे जब हम देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखते हैं तो यह प्रतीति होती है कि वो पीछे की ओर जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, भरणी से अश्विनी। प्रिय दर्शकों, भरणी और अश्विनी, ये जो नक्षत्र है, ये कोई जगह नहीं है कि यही वो जगह है जिसको हम अश्विनी कहेंगे। पृथ्वी से बड़ा ये गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि ज्योतिष के जो मेरे दर्शक हैं लगभग इन विषयों को बहुत बार सुन चुके हैं और जान चुके हैं कि अगर हम इसी समय चंद्रमा पर चले जाएं, अभी अभी चंद्रयान की बहुत सारी चर्चाएं हैं, अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं
तो फिर वहां से हम पृथ्वी को देख रहे होंगे और वहीं से इन ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों को तय किया जाएगा। फिर वहां से इन 27 नक्षत्रों को, यानी 27 नक्षत्रों में पूरे आकाश को हम बांटे हुए होंगे और वहां से फिर ग्रहों की स्थिति को देखेंगे। पृथ्वी पर है तो ये एक जगह विशेष स्थान को रखा गया। अब यहां से हमें प्रतीत होता है कि वो पीछे की ओर जा रहा है। ये ज्योतिष शास्त्र का जो प्रभाव बताया गया है, ये दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। इसका मैं सबसे सरल उदाहरण सदैव आपको दिया करता हूं, सूर्य का। हम रोज कहते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त, जबकि ये नहीं होता। अगर उदय और अस्त होता तो पृथ्वी का हम कह सकते हैं सूर्योदय। सूर्य का तो हो ही नहीं सकता, वो तो अपने धुरी पर, अपनी जगह पर, हालांकि वो भी अपने परिभ्रमण पथ पर हैं, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर पृथ्वी के दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी का ही उदय और अस्त हो सकता है, सूर्य का नहीं। परंतु हमें कैसा दिखता है? रोज सुबह हमें सूर्य दिखाई पड़ते हैं, ये हम सूर्योदय की बात कहते हैं। रोज सूर्य अस्त होते हमें दिखाई पड़ते हैं, हम कहते हैं सूर्यास्त हुआ। प्रिय दर्शकों, इसी को समझिए। जब कोई ग्रह वक्र होता है तो वो आगे की ओर जा रहा होता है, यानी मार्गी आगे बढ़ रहा होता है। अब हमें पीछे की ओर प्रतीत होता है। अब यहां पर तीन चीजें तीन चीजों ने काम किया। अभी हम ग्रह को यहां देख रहे थे और यहां से उसे आगे बढ़ते हुए देख रहे थे, तो आगे वाला भाव यहां पर था और यहां से पीछे की ओर जा रहा है, तो पीछे वाला भाव। तीन जगहों को ऐसा ग्रह एक साथ प्रभावित करने लगता है। अब जरा देव गुरु बृहस्पति पर इस बात को लागू करके देखिए। इनके पास पहले से ही 3 दृष्टि है। अब इन 3 दृष्टियों से के अलावा ये 3 और भावों का आगे और पीछे, हालांकि यहां पर अगर देखें तो देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में ही हमें प्रतीत होंगे। बाहर कहीं जाते, यानी मीन में जाते दिखाई नहीं पड़ेंगे, मेष में ही दिखेंगे। लेकिन प्रभाव के अगर दृष्टिकोण से देखें तो वृषभ और मीन, साथ ही साथ मेष, इन तीनों ही राशियों में अपना कमोबेश प्रभाव उत्पन्न कर देंगे। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं प्रत्येक ग्रहों के लिए देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर प्रभाव को, वक्रिकाल को। सबसे पहली चर्चा मेष की है। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति जब मेष राशि पर वक्र अवस्था में गोचर करने जा रहे हैं, और यह बात भूलना नहीं है कि इस समय भी देव गुरु बृहस्पति राहु के साथ है। यह अलग बात है कि अक्टूबर में राहु अब राशि परिवर्तन करके मीन में जाएंगे, लेकिन हैं तो भी देवगुरु के साथ ही। और एक और पॉइंट, शनि की दृष्टि अभी भी देवगुरु पर होगी। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए, विशेष करके विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बढ़िया है। दांपत्य जीवन सुखद, संतान पक्ष बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के वक्री गुरु का जबरदस्त प्रभाव, और ऊपर से यदि आप मेष लग्न और राशि के हैं और देव गुरु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तब तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रहा है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। यह गोचर आपको हर तरह से सफलता प्रदान करने वाला है। जो भी आपने ठान लिया उसे पूरा करने में लग जाइए, सफलता मिलेगी। धन लाभ के प्रबल योग इस गोचर काल के दौरान मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा, नहीं आपका ही नुकसान होगा। मन की अशांति दूर होगी। बेवजह किसी से गुस्सा, बहस, विवाद, इससे आपको बचना है। जल्दबाजी नहीं करना, बड़बोलापन, दिखावा नहीं करना है। संयम के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो समझ लीजिए यह गोचर हर तरह से आपके लिए लाभप्रद होगा। आइए जरा मैं बोर्ड पर इस गोचर को एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए, देव गुरु बृहस्पति इस समय मेष राशि में वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यहीं पर राहु है और कुंभ राशि में शनिदेव का संचरण है, वो भी वक्र अवस्था में है। प्रिय दर्शकों, इस समय गोचर में जितने भी ग्रह वक्री हैं उनका किस तरह का प्रभाव होगा, संभवतः मैं विचार करूंगा इस पर भी एक वीडियो आगे भविष्य में बनाने का। अब देव गुरु बृहस्पति जब वक्र होंगे तो मैंने अभी अभी आपको समझाया, ये एक प्रतीति है। अभी आगे की ओर जा रहे थे और अब हमें पीछे की ओर जाते प्रतीत होंगे। यानी कहीं ना कहीं मीन का भी प्रभाव, मेष और वृषभ, इन तीनों का प्रभाव। अब इनकी दृष्टि को यदि देखें तो 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो इन 3 दृष्टियों का तो कहना ही नहीं, वो अत्यंत श्रेष्ठ है, वो अत्यंत श्रेष्ठ है। अब कहीं ना कहीं इनके प्रभाव में बल अगर देखें तो
धन को भी प्रभावित करेंगे, व्यय को भी प्रभावित करेंगे। तो यात्रा इत्यादि के दृष्टिकोण से मेष राशि के जातकों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। यदि आप यात्रा करने की सोच रहे हैं, विदेश से जुड़ करके कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। एक और बात आप समझिए, देव गुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि संतान पक्ष, प्रेम संबंध, विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। पार्टनरशिप में अगर कोई नया व्यापार शुरू करने की आप सोच रहे थे, यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। और वहीं देव गुरु के वक्र काल की दृष्टि, वक्र अवस्था की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ना, अभी भी भाग्य भाव पर ही है। वक्र अवस्था में जब उनकी दृष्टि पड़ेगी वो और मजबूत। हमेशा ये याद रखिए कि सामान्य ग्रहों की अपेक्षा वक्री ग्रह अत्यंत मजबूत हो जाते हैं। और देव गुरु बृहस्पति जैसा कोई शुभ ग्रह यदि वक्र हो तो सीधी सी बात है, ये 118 दिन का समय आपके लिए बेहद खास सिद्ध होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए, यानी लग्न और राशि दोनों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। गुरु अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में, तो इस गोचर काल के दौरान पुखराज धारण करके अवश्य रख सकते हैं आप, अथवा ज्यादा से ज्यादा पीले रंग के वस्त्रों का धारण, केसर का तिलक लगाना, पीली चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने गुरु को और ज्यादा बली करेंगे और इस गोचर का विशेष लाभ मेष राशि के जातक उठा सकेंगे। वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का ये वक्री काल कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, 4 सितंबर 2023 सायंकाल जब देव गुरु बृहस्पति मार्गी से वक्री होंगे, ध्यान रखिए देव गुरु बृहस्पति का ये जो वक्र काल है पूरे 118 दिनों का होगा। इस दौरान देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में ही रहेंगे वक्र अवस्था में, परंतु नक्षत्र परिवर्तन होगा, भरणी से अश्विनी में वो जाएंगे और फिर इसके पश्चात आगे परिवर्तित होंगे। कैसा रहने वाला है यह गोचर, आइए इसे हम भली भांति जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का मार्गी काल हो या वक्री काल हो, मैं इन दोनों को बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। यहां एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, मार्गी काल कुछ बहुत अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं था। हां, वक्री काल में कुछ अच्छा होगा, कुछ मिला जुला प्रभाव अवश्य निकल करके आएगा। कई मामलों में यह आपको लाभ भी देगा तो कई मामलों में आपको परेशानियों में भी डालने वाला है। यह याद रखिए कि देव गुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। यहां एक बात प्रारंभ में ही मैं आपके सम्मुख क्लियर करना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, यह राशिफल आपको आपके लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर देखना है। मान लीजिए यदि आप वृषभ लग्न और वृषभ राशि के हैं, तब तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा। अभी बाकी का कैसे कह रहा हूं वो समझा देता हूं। लेकिन मान लीजिए आपका लग्न मेष है और आपकी राशि वृषभ है, तब इस गोचर को जरा समझना होगा। प्रिय दर्शकों, इसे समझने का तरीका बस इतना ही है कि आप अपने लग्न और राशि दोनों ही राशि फलों को देखिए। लग्न का प्रभाव, लग्न का जो गोचर काल है मैंने कहा बहुत अच्छा है, और राशि का मैंने कहा ठीक नहीं है। तो ये एक ठीक और एक खराब कैसा हो जाएगा, मिला जुला। अगर एक दोनों के दोनों मैंने खराब कहे तो सीधी सी बात है ये कष्ट देने वाला माना जाएगा, और दोनों के दोनों अच्छे रिजल्ट देने वाले कहे जा रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। अब आइए इस बात को मैं समझा दूं कि यह गोचर जो कि आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है, जारी है, ऐसा नहीं कि नया होने जा रहा है। देव गुरु मार्गी अवस्था में आपकी राशि से 12वें में ही गोचर कर रहे हैं, और देखा जाए तो आपके लिए वो अष्टम और साथ ही साथ लाभ के स्वामी बनकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब वहीं पर ये वक्र हो जाएंगे 118 दिनों के लिए। देखिए, अगर इस गोचर का आपको फायदा उठाना है तो धर्म से जुड़िए, धार्मिक कृत्यों पर व्यय करिए, आपके लिए कहीं ना कहीं यह अच्छा होगा। कोई ऐसी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है जो आपके लिए कष्टदायी मानसिक पीड़ा प्रदान करने वाली हो। प्रॉपर्टी इत्यादि में पैसा निवेश करके फंस सकते हैं, सावधानी बरतिए। लंबी दूरी की यात्रा से भी बचिए, क्योंकि यात्रा में परेशानी दिखाई पड़ रही है, और वैवाहिक जीवन में भी मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। संतान पक्ष की चिंता बनी रहेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद था तो वो विवाद बड़ा रूप ले सकता है।
व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। धन आएगा जरूर, पर जाने का मार्ग लेकर के, यानी व्यर्थ के व्यय की स्थिति भी बनी रहेगी। यानी कुल मिलाकर के आपको सावधान तो रहना ही है, व्यर्थ के बाद विवाद से भी बचना है, नहीं तो आप इस गोचर काल के दौरान मुसीबत में पड़ेंगे। एक उपाय आपको बताता हूं, इस गोचर काल में कोई विशेष परेशानी ना आए, कोई कष्ट ना आए, इसके लिए थोड़ी सावधानी बरतिए, उपाय करिए। आइए पहले बोर्ड पर इस गोचर को समझ लीजिए, फिर मैं आपको उपाय भी समझाता हूं। देखिए, देव गुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। सामान्य शब्दों में कहूं तो वो लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, उसके लिए देवगुरु बुरा प्रभाव देने वाले ग्रह नहीं बनते। पर फिर भी इनका वक्र काल, मैं पहले ही कहा कि मार्गी तो ठीक नहीं था, वक्र का कुछ लाभ आपको मिल सकता है, वो जरा समझिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं मेष के लिए समझा रहा था, उस बात को अब आपको समझा देता हूं। देवगुरु बृहस्पति इस गोचर काल के दौरान जिन दो नक्षत्रों में संचरण करेंगे वो शुक्र का और क्रमशः केतु का नक्षत्र है, यानी भरणी और अश्विनी। अब गौर करिए तो भरणी शुक्र का ही नक्षत्र है। शुक्र के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, गुरु के नक्षत्र में जब शुक्र गोचर करें तो वो कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गुरु शुक्र जो है भोग के कारक हैं और गुरु के नक्षत्र में आकर के उन्हें बल मिलता है। लेकिन गुरु को कोई विशेष बल शुक्र के नक्षत्र में होने से प्राप्त नहीं होता। हां, इस भाव में यानी व्यय भाव में शुक्र के नक्षत्र में देवगुरु का जो गोचर है भरणी, और फिर इसके बाद अश्विनी में जाएंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो लाभप्रद होगा। इस दौरान आपकी जो दिनचर्या है वो थोड़ी गलत हो सकती है। गलत खान पान, गलत आहार व्यवहार, गलत लोगों की संगति, फलतः आपका धन गलत चीजों में व्यय होता दिखेगा। तो ये ठीक नहीं है किसी भी तरह से। परंतु वहीं जब अश्विनी में बढ़ेंगे तो अश्विनी केतु का नक्षत्र है और केतु के नक्षत्र में देवगुरु को यहां अवश्य बल मिलेगा। फलतः ये जरूर आपको सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करेंगे। मन में सही दिशा, सही विचार उत्पन्न होगा। संभव है कि जब केतु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का संचरण प्रारंभ होगा तो आपको थोड़ा रिलीफ मिले, विदेश यात्रा हो, यात्रा से आपको फायदा मिले। देवगुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो चतुर्थ पर, 7वीं षष्ठ पर और 9वीं कहां पड़ेगी तो अष्टम पर। उस अवस्था में जबकि ये केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे होंगे, आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अचल संपत्ति में पहले ही मैं कह चुका हूं कि जरा सावधानी बरतिएगा। व्यय करना, फंसाना, पैसा आपको फंसा सकता है, आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो ये सामान्यतया तो ये जान लीजिए कि ठीक नहीं है। परंतु भरणी से जब अश्विनी में जाएंगे तो अचल संपत्ति इत्यादि खरीदने में आपको सहूलियत होगी। यानी यूं समझ लीजिए कि पूरे 118 दिन का ये जो गोचर है इसमें लगभग आप इसको 50-50 कर लीजिए। एक 50 जो है सावधानी और दूसरा जो 50 है उसमें आप अपने जो भी जरूरी काम है वो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। रोग रिपुण से मुक्ति का मार्ग मिलेगा और किसी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, आयु पर बन आया है। सपोज करिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके स्वास्थ्य में बहुत परेशानी है, डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल रखा है, तो अभी तो ठीक है परेशानी यथावत रहेगी, लेकिन जैसे जैसे अश्विनी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे वहां पर रिलीफ मिलने लगेगा। तो ये अच्छी बात है। यानी इन चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है आपके लिए है मिला जुला, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सावधानी अगर आप कुछ बरतें, कुछ उपाय करें तो इस गोचर का भी आप लाभ उठा सकते हैं। पहला, इस गोचर काल के दौरान पीला ये जो चने की दाल होती है, इस चने की दाल का दान करिए मंदिर में जाकर के। केसर का जो तिलक होता है बनाइए और भगवान श्री हरिनारायण को लगाइए और अपने माथे में भी लगाइए। पीले रंग के वस्त्र का दान करिए। वृद्ध, ब्राह्मण, शिक्षक, गुरु, इनका जितना हो सके सम्मान करिए। तो जरूर आपको इस गोचर से कम कोई विशेष फायदा न मिले तो कोई बड़ी हानि भी नहीं होगी। आप किसी भी तरह के हानि और परेशानी में फंसने से बच जाएंगे। मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये वक्र काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए इस विषय पर चर्चा कर लें। प्रिय दर्शकों, 4 सितंबर 2023 सायंकाल जब देवगुरु बृहस्पति
मार्गी से वक्री होंगे। वर्तमान समय में ये मेष राशि में अर्थात आपकी राशि से लाभ भाव में मार्गी अवस्था में संचरण कर रहे हैं। इनके वक्र होने से आपके जीवन पर इस वक्र काल का कैसा प्रभाव होगा, पूरे 118 दिन का ये समय आपको कितना लाभ देगा, किस तरह से आपको हानि होने वाली है, आइए इस विषय को हम समझें। यहां सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रारंभ में ही मैंने कहा लग्न और राशि। जी हां, जब मैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा करता हूं, वहीं राहु की, शनि के गोचर की जब चर्चा करता हूं, तो मैं एक लाइन विशेष रूप से जोड़ता हूं, लग्न और राशि। प्रिय दर्शकों, इन ग्रहों का किसी भी राशि पर जो प्रभाव होता है वो लंबे समय के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा का प्रभाव जो कि 2.25 दिन के लिए है, उन्हें लग्न से नहीं देखना चाहिए। लेकिन आमतौर पर अगर आप नए दर्शक हैं, ये YouTube है, जब मैं यहाँ दर्शकों को ये बता रहा हूँ, हर दिन ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बात यदि लंबे समय तक किसी ग्रह के प्रभाव की चलने वाली है, चर्चा चलने वाली है, या किसी ऐसे ग्रह की चर्चा चले जिनका हमारे जीवन पर उन सभी विषयों पर विशेष प्रभाव है। कौन है देवगुरु बृहस्पति? हमारे जीवन में संतान, शिक्षा, धन, मान, सम्मान, ऊंचाई, सब देवगुरु बृहस्पति ही तो है। विवाह देवगुरु बृहस्पति ही है। प्रिय दर्शकों, आपको दोनों ही तरह से, यानी आप लग्न को भी अपने सुनिए और अपने राशि को भी सुनिए, और फिर दोनों में अनुपात निकालिए। अगर दोनों ही अच्छा है तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देवगुरु बृहस्पति इस गोचर काल के दौरान, यानी वक्र काल के दौरान, राशि तो मेषी में रहेंगे, परंतु नक्षत्र, मेष राशि का निर्माण कैसे होता है? अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी का 4, भरणी का 4 और कृत्तिका का 1। इन 9 को मिलाकर के आप मेष राशि को जानते हैं। अब इस दौरान देवगुरु बृहस्पति भरणी, और भरणी से फिर अश्विनी, अश्विनी केतु का नक्षत्र है, भरणी शुक्र का। शुक्र के नक्षत्र में वैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का कोई बहुत श्रेष्ठ प्रभाव नहीं है, परंतु अश्विनी में देवगुरु बृहस्पति का बहुत श्रेष्ठ प्रभाव है। परंतु मेष के जातकों की यदि बात करें तो मिथुन के जातकों की यदि बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 2 केंद्र के स्वामी होकर के जब लाभ भाव में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे तो यह समय, ये काल आपके लिए बेहद विशेष, खास होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि मिथुन राशि और लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ है। 11वें में गोचर करते हुए यूं समझ लीजिए कि स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो स्वास्थ्य उत्तम होगा। लंबे समय से कोई परेशानी चली आ रही थी, उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है। यह गोचर केवल धन का नहीं, लाभ का नहीं, वरन भाग्य का भी साथ दिलाएगा, और यूं समझ लीजिए कि कदम कदम पर भाग्य का साथ मिलने लगेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी कलह और विवाद की स्थिति बढ़ेगी। यहां ध्यान रखिएगा, मार्गी अवस्था में यह परिस्थिति नहीं थी, बल्कि वक्री अवस्था में यह परेशानी बढ़ेगी। नौकरी, व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा। काम का विस्तार बहुत जबरदस्त होता दिखाई पड़ रहा है। धन का कोई बड़ा निवेश यदि आप करने की सोच रहे हैं तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत बढ़िया। आप अपने व्यापार को बढ़ाइए, जितना हो सके बढ़ाइए, और साथ ही साथ विदेश से भी जुड़ जाइए। क्यों? अभी मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूं। यह गोचर बहुत अच्छा होगा, धन लाभ कराने वाला होगा। पारिवारिक सुख तो मैं कहूंगा, पर संभव है कि थोड़ी परेशानी जीवन साथी के साथ हो। सुख में कोई कमी क्या है, बस वही कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। आइए बोर्ड पर मैं आपको इस गोचर को समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति की अपनी 3 दृष्टियां हैं। जहां वो बैठते हैं वहां से उनके पास 3 दृष्टि होती है। वो अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो वो जहां बैठे उस भाव को प्रभावित करेंगे, फिर 3 और भाव को। तो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी पराक्रम पर, 7वीं संतान, प्रेम, शिक्षा, पेट इत्यादि के भाव पर, और 9वीं दाम्पत्य पर, व्यापार पर पड़ने वाली है। तो ये तो हुआ 4 भाव। अब जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं वो बेहद पावरफुल हो जाता है। और देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह, शनि जैसा ग्रह, इनका वक्र काल तो अत्यंत विचारणीय हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति शुभ हैं तो इनकी शुभता में कहीं ना कहीं और वृद्धि होती है, ये विशेष प्रभावशाली हो जाते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जब वक्र होंगे तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव 12वें का भी होगा और साथ ही साथ 10वीं का भी। अब पहले समझिए, पहले तो लाभ का ये फल दे रहे हैं, यहाँ के ये कारक भी हैं। कारक होने के चलते
ये लाभ की स्थिति तो उत्पन्न करेंगे। एक बात और आपको बता दूं, गोचर कुंडली की स्थिति अभी यथावत है राहु के साथ इनकी युति। हालांकि राहु अक्टूबर में भले राशि परिवर्तन कर जाए, पर शनि की तीसरी दृष्टि, एक पॉइंट। नंबर 2, यहां वक्र होने के चलते पावर इस भाव में जनरेट करेंगे, फलतः लाभ में वृद्धि होगी। 1, 2, ये इस भाव के प्रभाव को भी जागृत कर देंगे। अब जरा सोचिए कि अभी तक तो लाभ ही हो रहा था, कर्म के भाव को अर्थात खुद के भाव को मीन राशि जो है इसको ये प्रभावित करना शुरू करेंगे। फलतः कार्यक्षेत्र में यदि किसी भी तरह की शिथिलता आ गई थी, काम आपका बाधित हो रहा था, तो वो काम बनेगा। अब इस दौरान ये देखिए 2 नक्षत्र में रहेंगे, भरणी और अश्विनी। ये दोनों ही नक्षत्र यहां रहते हुए आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। ये जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया कि विदेश से भी जुड़ने के लिए ये बहुत अच्छा होगा, तो देवगुरु बृहस्पति विदेश से भी आपको जोड़ेंगे। वहां से भी जुड़ करके आपको अपना व्यापार, अपना काम बढ़ाना चाहिए। नहीं कि कार्य को बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे करने के लिए यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होगा। अब आगे समझिए, देवगुरु बृहस्पति की पहले तो 5वीं दृष्टि ये तृतीय भाव पुरुषार्थ के भाव पर पड़ेगी, जो कि पहले से जैसी थी यथावत स्थिति। इस समय मैं कोई विशेष विश्लेषण नहीं दूंगा, वो अच्छा है। पहले ही जो मैंने राशिफल आपको देवगुरु का बताया था वो यथावत पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होने वाली है। मित्र दृष्टि है, सूर्य के भाव पर दृष्टि। यहां देखिए ये जो 7वीं दृष्टि है मित्र दृष्टि नहीं है, परंतु देवगुरु बृहस्पति का ये अति विशिष्ट कारक भाव है। फलतः संतान इत्यादि से अच्छा सब कुछ रहेगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो भी अपने ही घर पर पड़ेगी। तो फिर दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण क्यों बनाएंगे? असल में ये जो दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण होगा ये खराब मायनों में नहीं है। कुल मिलाकर के देखें तो आपकी अति व्यस्तता के कारण आप अपने जीवन साथी को समय न दे पाएं, इसके चलते दाम्पत्य जीवन में एक दूरी, उदासीनता की स्थिति उत्पन्न होगी। इसे आप यूं समझ लिए कि अत्यधिक कमाने के चक्कर में या अधिक काम करने के चक्कर में थोड़ी दूरी घर से बनेगी, बस इतना दिखाई पड़ रहा है। इसी को मैंने कहा था कि थोड़ा कष्ट, कलह, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। बाकी अगर कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र काल बड़ा ही शुभ, बड़ा ही श्रेष्ठ और लाभप्रद होने वाला है। इस गोचर का आप चाहे जैसे लाभ उठाइए, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं करिए, व्यापार विदेश से जुड़ करके शुरू करने की सोच रहे हैं करिए, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी पेशा है तो नौकरी के क्षेत्र में, हर तरह से यह गोचर आपके लिए अति उत्तम होगा। स्वास्थ्य में भी अगर कहीं कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिल जाएगी। फिर भी यदि किसी तरह से कोई कष्ट या परेशानी देख रहे थे, क्या उपाय करना चाहिए आपको? केसर का तिलक लगाइए, पीले रंग का रुमाल अपने पास रखिए, ब्राह्मण, वृद्ध, गुरु, इनका जितना हो सके अधिक से अधिक सम्मान करिए। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल है, वक्र काल है, आपके लिए उत्तम हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज मैं 3 लग्न और राशि के जातकों की ही चर्चा करने आया हूं। 3 ही की चर्चा होगी, बाकी कल 3 की जरूर, इसमें 4 दिन लग जाएंगे, लेकिन ये चर्चा बृहत हो जाएगी। भली भांति आप देवगुरु के इस गोचर को समझ लेंगे, इनके प्रभाव को समझ लेंगे और साथ ही साथ उपाय पर हमारी चर्चा हो ही रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल पुनः कर्क, सिंह और कन्या, इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल की चर्चा लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।